Draw a longitudinal section of flower and label the following part. That is part that produce pollen grains. तो उसे क्या कहेंगे? एंथर. तो 12th क्वेश्चन देखिए कि एक हमें रिसेप्टिकल बनाना होगा और रिसेप्टिकल के ऊपर क्या बनाना पड़ेगा? That is कार्पेल. कार्पेल के चारों तरफ क्या होगा? स्टेमन. स्टेमन में पॉलन और क्या क्या चीजों की बताइए? फिलामेंट होगा. और यहाँ पे क्या होगा? एंथर. कोई बना दीजिए, डाई एडल्फस कर दे रहे हैं इसको. और फिर ये क्या होगा? इसके अंदर ओवरी. और फिर चारों तरफ इसमें ऐसे बना दीजिए. अब वो जो चीज पहले बता रहे हैं, इसमें सेपल्स भी बना दें. ना क्या क्या चीज पूछ रहा है? जो पार्ट कह रहा है वो इसमें शो कर लें. That is cross section of longitudinal section of flower. चेक करो, कभी तुमने 9th में ये पढ़ा है ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ स्टेम. जब इस तरीके से कट करते हो, 9th में एक ऐसा डायग्राम था ना, वेस्कुलर बंडल. तो जब ऐसे कट करोगे तो उसकी कैसी अनुदैर्ध्य काट है, और ऐसे करोगे तो लंबवत काट है. दैट इज इट इज लेंथ वाइज इज लॉन्जिट्यूडनल. और ऐसे कट कर दिया तो ट्रांसवर्सल. ये याद होना चाहिए, नहीं तो कट ही उल्टा करके आ गए तो 3 नंबर चला गया. तो ये कौन सा हुआ बोलो? ट्रांसवर्सल सेक्शन. चलो अब यहाँ पर ये पैटर्न है, जो वो कह रहा वो शो कर दो. ये इसको पूछ रहा है नंबर 1 पे क्या? दैट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन. तो यहाँ ए लिखो. इसको क्या कहोगे? एंथर. एंथर का दूसरा नाम क्या है? ज्योत्सना. पार्ट दैट ट्रांसफर मेल गेमीट टू फीमेल गेमीट. ड्रॉ लॉन्जिट्यूडनल पार्ट दैट ट्रांसफर मेल गेमीट. पॉलन ट्यूब भी ऐसा करती होगी, है ना? ये मैं इसको चेक ही कर देता हूँ क्या चीज ऐसी हो रहा है. In longitudinal section of flower, part that transfers male gamete to female gamete is called. पॉलन ट्यूब. तो इसमें पॉलन ट्यूब तो बनी नहीं है, तो फिर बनानी पड़ेगी. तो तुमको एक पॉलन इस पे गिराना पड़ेगा, तब जाके क्या करोगे? पॉलन ट्यूब जरूरी नहीं पूरी बनाओ, इतनी भी बना सकते. अब तो दिखाना तो पड़ेगा. तो इसलिए ये तुम्हारे बुक में किस तरीके का डायग्राम है, वो फर्टिलाइजेशन वाला, ये वो वाला कंसीडर करना. तो देखो पॉलन ट्यूब और इसके आगे लिखिए बी. सी क्या लिखोगे? पार्ट दैट इज स्टिकी टू ट्रैप. निष्का देखो इस चीज को, ये स्टिग्मा है, इसमें कीमोट्रोपिज्म होता है. और फिर चौथा देखो इसके आगे सी लिख लो. इसकी तो बात ही नहीं की गई है. आगे देखिए डी क्या है? पार्ट दैट डेवलप्स इनटू फ्रूट. दैट इज ओवरी. दिस इज डी. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. List 2 advantages of growing grapes or banana plants through vegetative propagation. That is, पहला advantage that grapes and banana has lost viability, lost its viability.
so only can be produced by vegetative reproduction. और दूसरी चीज क्या है? ठीक है, एक चूहा है ना, चलो दैट इज, दूसरी चीज क्या हो गई? दैट इज फोटो पीरियड। दूसरा कौन सा है कि फोटो पीरियड नहीं, दैट इज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ऑल प्लांट्स आर ये स्मॉलर एंड दीज आर जेनेटिकली सिमिलर एंड दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंट। Maturity period of plant is lesser. Plants are genetically similar or these are ये disease resistant and less attention is required during initial growing. Less attention is required. ठीक है, अब अगला देखो। B. List the parts of human male reproductive system which contributes fluid to the semen. State 2 advantage that semen offers to sperm. Sperm क्या होता है? Sperm is in dry powder form. It cannot move in female reproductive tract. ये चीज है। So it has to stay there for some time to wait fertilization. It has to survive for some time। तो यहाँ 3 days है। In female body, sometimes in female body, जो पीरियड कितने दिन का है? 3 days for fertilization। These purposes are solved by seminal vesicle and prostate glands. इन्हीं दोनों पर्पस को, these purposes are solved by seminal vesicle and prostate gland. These add lubrication and nutrition to sperm. Lubrication and nutrition, दोनों चीज देते हैं। न्यूट्रिशन टू स्पर्म मिलके देते हैं, फिर एक जना दे सकता है। एक लुब्रिकेशन देगा और एक न्यूट्रिशन देगा। ये आपको नेट में देखना पड़ेगा, अभी मैं देख के बता रहा हूँ। सेमिनल वेसिकल लुब्रिकेशन देगा और प्रोस्टेट ग्लैंड नरिशमेंट, ये न्यूट्रिशन देगा। मैं चेक भी कर देता हूँ, ठीक है। टू मेक इट हाईली मोटाइल, क्योंकि इनमें रेस होगी कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा। मिलियंस में रेस है और बहुत तो रास्ते में मर जाते हैं। हाईली मोटाइल एंड एड सर्वाइवल एडवांटेज। चलो अगला सवाल देखो। सी, why it is said that sexual reproduction promotes diversity of characters
in the offspring. In sexual reproduction, two parents contribute one set of chromosome. क्रोमोसोम लिखो, जेनेटिक मटेरियल लिखो, कुछ भी लिखो, क्योंकि जीन होता है उसमें. Materials, that is an each. In this way, newborn child, your newborn child contains pair of chromosome one set each contributed by each parent. इसको कैसे लिखते हैं? Pair of chromosome in which half of it is contributed by each parent. ठीक है? So the dominant gene of both the parents are reflected in child. In this way, the child in some way resembles with father and some way resembles with mother. तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे तब भी मैं पहचान लूंगा, तुम्हारी मम्मी भी आएंगी तब भी मैं पहचान लूंगा, क्योंकि तुम्हारा चेहरा दोनों से मिल रहा है. सही है? So in this way, ऐसा होता है, हम पहचान लेते हैं कि किसके हैं. In this way, that is dominant gene. जब चीज पेयर में होगी तो उसमें से अगर जिसका ईयर डोमिनेंट होगा बच्चे को उसी का कान प्राप्त होगा, और जिसी के होंठ डोमिनेंट होंगे, माँ का होंठ डोमिनेंट हुआ तो वो तुमको मिल जाएगा. So in this way, dominant gene of either parent is reflected in child. So child in some features resembles with mother and in some features resembles with father and has unique combination. ऐसा combination कैसा होगा? And child in some feature, लेकिन बहन भाई एक जैसे ही दिखेंगे क्योंकि वो सब उनमें उन दोनों का डोमिनेंट वही तो आया. Some feature resembles with mother and in some feature with father. ठीक है? So it can be said that it leads variation. उसमें variation आ गया. In this way, variations are introduced in sexual reproduction. और अगर ये जो वेरिएशन आ गए हैं इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट मिल जाता है, बच्चे को सर्वाइवल एडवांटेज मिल जाएगा, तो यही वेरिएशन आगे बढ़ते जाएंगे. और जिसमें नहीं मिलेगा तो फिर उसको क्या है, उन वेरिएशन की वजह से वो नेचर पीछे हो जाएगा और वो उसे हटा दिया जाएगा, किक ऑफ कर दिया जाएगा. अब तुम लोगों में किसी को वेरिएशन ऐसा मिल गया कि कोई बुद्धि से बहुत तेज है, उसका खूब सम्मान होगा, माला पहनाई जाएगी और खूब उसको आगे अच्छा बनाया जाएगा, और जिसकी दिमाग कमजोर है उसे किक ऑफ कर दिया. ऐसे कुत्तों में भी है, जो बिच है वो उस कुत्ते के साथ मेटिंग ही नहीं करती. कैसे कई ऐसे कुत्ते हैं जो दुबले पतले वो जिंदगी भर मेटिंग नहीं कर पाते. दूसरे कुत्ते इंश्योर करते हैं कि हमारी जो संतति है, दैट इज स्पीसीज, खराब ना हो जाए.
ये अगर चीज़। वो हाँ बिची पतली हो तो, क्या अगर वो फीमेल डॉग की पतली हो तो, नहीं, मतलब ऐसा होता है सभी जहाँ। स्पीच अगर लूज करेक्टर लोगी तो फिर कुछ नहीं कह सकता, और नहीं तो ये इंश्योर करते हैं दूसरे को, इसी के लिए लड़ाई होती है सभी लोग, चाहे किसी भी आप में देख लो। इवन प्लेइंग मैंटिस अपने जो जिसके साथ ये मीटिंग करती है उसी को खा जाएगी, हाँ खा जाएगी मीटिंग। चलो इंट्रोड्यूस इन नेक्स्ट जनरेशन, ये सब तो बताया हुआ है। सर जो जाइगोट बनता है तो वो 44 प्लस XY या फिर XX होता है, फिर 22 होता है, 23 होता है। मतलब जो जब अब 44 रहेगा, ठीक है, और वो प्लस जो वो ऑटोजोम है, और जो प्लस XX होगा या XY होगा वो उसका सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो फिर जो इसका जीन बनेगा तो 44 प्लस XY या फिर XX बनेगा, दोनों हो सकता है, अगर मान लो ये X, मतलब 44 बनेगा। भाई आप ये देखो, ये फादर ने क्या किया, फादर ने 22 ऑटोजोम प्लस X और Y सेक्स क्रोमोसोम दिया। अच्छा, ये 22 ऑटोजोम है, पेयर नहीं लिखा, और मदर ने क्या किया, 22 ऑटोजोम जिससे बॉडी फीचर डिजाइड होगा प्लस X सेक्स क्रोमोसोम। अब इन दोनों में क्या होगा, दैट आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, अब इनका क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर बोलो या फर्टिलाइजेशन, तो इन दोनों का एक ही मतलब है। तो जो बच्चे में आएगा तो 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम प्लस, अगर पिता ने भी X दिया है और माता ने भी X दिया है तो XX, और अगर इन्होंने Y दे दिया तो XY सेक्स क्रोमोसोम। माँ के पास तो सिर्फ X ही होता है, ऐसे में ये बेबी चाइल्ड होगी, बेबी गर्ल होगी, घर में लक्ष्मी आ जाएगी, और इसमें गणेश ही आ जाएंगे, दैट इज बेबी बॉय। ऐसा बोलते हैं कि नहीं गणेश जी पैदा हो गए। अब तुम्हें समझ आ गई ना पूरी बात। अगला देखो, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। सर 22 पेयर ऑफ, अच्छा पेयर, अब ये पेयर हो गया, ये 22 है, ये N क्रोमोसोम है, पूरा सेट है ना इसका 23 का, और ये भी N है, और ये इतना पूरा मिला के ये 23N, सॉरी 2N, ये डाइप्लॉइडिक हो गया जिसे जाइगोट कहा जाता है। चलो 14 क्वेश्चन देखो। A class student, a class 10th का स्टूडेंट है, जावेद took few grams of seed, covered them with the moist water, kept them in refrigerator. When he took them out for a few days, he observed that these are not germinated. तो germination की क्या कंडीशन है? For seed germination, बहुत अच्छा, germination, warmth and moisture both are required. क्या क्या चाहिए? गीला करते हो बीज की, ऐसे सूखे सूखे रखे बीज जर्मिनेट हो जाएंगे क्या? और गर्मी भी चाहिए, वार्म, जबकि सूरज की गर्मी लगती है, जमीन में मिट्टी में गीलापन होता है तो हो जाते हैं कि नहीं? वार्म एंड मॉइस्चर बोथ आर रिक्वायर्ड। एज in refrigerator, there is no warmth, that is cold environment. तो ऐसे में जिस मूंग दाल को उसे खाना था वो अंकुरित नहीं हो पाएगी, सो नो जर्मिनेशन। और क्या रखा होगा उसमें? यही रखा होगा, will take place। अगला देखिए 15th क्वेश्चन। सोनिया was trying to observe planaria in structural detail. C.
एक्सीडेंटली कट इट, लो उसने उसको डाइसेक्ट कर दिया प्लेन एरिया को ही। बताओ प्लेन एरिया का ज्योत्सना क्या होगा, उसको उसने मार दिया। रीजनरेशन हो जाएगा। सो इफ शी डाइसेक्टेड प्लेन एरिया इनटू टू पार्ट्स, सो ईच पार्ट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लेन एरिया। क्या कहते हैं? इसने वर्टिकली कर दिया। तो ऑप्शन नहीं है। अब तो देखना पड़ेगा वर्टिकल रीजनरेट हो रहा है कैसे वही रहता करते हैं? वर्टिकल होता है। मैं इसे चेक कर लेता हूँ। ठीक है। If plane area is dissected vertically, does it regenerate? बोला प्लेन एरिया, यस इट इज डाइसेक्टेड, तब भी जनरेट हो जाता। इससे क्या हुआ, दो प्लेन एरिया बन जाएंगे। ठीक है, ये प्लेटीहेलमिन्थेस है, प्लेटीहेलमिन्थेस में रखा हुआ यहाँ से, तो मैंने हटाया ये सारी। वहाँ फ्लैट होता है इसको प्लस अगला देखो। ठीक है, वाई बिकॉज दिस प्लेन एरिया विल रीजनरेट एज क्या होगा, इट हैज नॉट रीच्ड बियॉन्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अभी ज्यादा ऊंचा ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, इस हैज सिंपलर बॉडी डिजाइन एंड इट रिकवर्स इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। सो एज प्लेन एरिया, ठीक है, is having simple body design, it has ability to reproduce by regeneration. It has ability में to reproduce by regeneration, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है एंड रिकवर इट्स लास्ट बॉडी पार्ट। पहला सवाल देखिए ना, we suddenly pull out hands away on touching a pointed object. सर जो प्लेन एरिया का अगर मतलब कोई भी छोटा सा पार्ट काटेंगे तो वो छोटा सा ही पार्ट ग्रो हो जाएगा। हाँ, प्लेन एरिया में हो जाता है, स्टार फिश में ऐसा नहीं होता। स्टार फिश में जो भी होता है ना, स्टार फिश तो देखी है ऐसे, तारा मछली है ना, खूब चलती रहती है सी के पास, नहीं उसमें अगर कोई पार्ट कटेगा तो उसमें से ये बीच वाला निकल के होगा तभी होगा। अगर ये पार्ट ऐसे कट जाएगा तो नहीं होगा, फिर वो मर जाएगा। आप लोग YouTube में देख लीजिए, अब इतना समय नहीं है एक और कराना, लेकिन अगर ऐसा कट जाएगा जिसमें इसका न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो फिर मर जाएगा। और ऐसे काट दो, बीच से ऐसे काट दो तो सब सही फिर हो जाएगा। समझ आ गई बात? वो कंटेन करना चाहिए। जनरली ऐसे कटता नहीं है। जनरली होता क्या, ये खा जाता है कोई, ये छोड़ के चला जाता है, ये चीज रिग्रो होती है। ये छिपकली की पूंछ की तरीके काम करता है। ये नहीं कि छिपकली की पूंछ तुम्हारे पास रखी नहीं छिपकली बन जाए। तो ये ब्लड नहीं करता, हाँ कैसे? ब्लड तो निकलता होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब अगले चैप्टर पे आओ। तो पहले का आंसर बताइए सुनील। रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन है। मान लो तुम्हारा हाथ कहीं लग गया, पिन चुभ गई तुम्हारे, और फिर
तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, ये देखिए. सो दिस एक्शन is called reflex action. तो यहां पर जो पिन होगा वो एक स्टिमुली का काम करेगा, जो उससे उसको फिर पेन होगा. और जो स्किन रिसेप्टर्स होंगे, तो स्टिमुली कुछ भी हो सकता है. वो पिन यहाँ पर है, या लाइट हो सकती है, उससे उसको हुआ. तो उससे क्या हुआ, स्टिमुली से क्या होगा बताइए. स्किन रिसेप्टर्स, जिसको कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स वो उससे पिकअप कर लेंगे. अब वो मोटर न्यूरॉन को भेजेंगे. वो पहले रिले न्यूरॉन्स को भेजेंगे, फिर मोटर न्यूरॉन्स को भेजेंगे. मेरा कहने का मतलब है कि भेजेंगे वो स्पाइनल, कहाँ भेजेंगे, स्पाइनल कॉर्ड, जहां पर कौन उपस्थित रहेगा, रिले न्यूरॉन. और रिले न्यूरॉन क्या करेगा, वहां से सूचना दे दी जाएगी मोटर न्यूरॉन को. उसे क्या कहते हैं, एफेक्टर. एक रिसेप्टर है तो दूसरा कौन हुआ, बोलो, एफेक्टर. दैट इज मोटर न्यूरॉन. और फिर उससे क्या होगा, मूविंग ऑफ हैंड. एफेक्टर मसल क्या करेगी, एफेक्टर मसल भी लिख सकते हैं. एफेक्टर मसल लिखना चाहो लिख लो यहाँ. और फिर मूविंग ऑफ हैंड, ऐसा हो जाएगा. जॉब इज डन. नाउ लेटर ऑन द सेम मैसेज इज ये सेंड टू ब्रेन फॉर रेगुलराइजेशन. ऐसा ऐसा था, हमने ऐसा ऐसा कर दिया. कहेगा स्पाइन तुमने अच्छा किया, अब उधर हाथ ना रखना. तो ये लिखना पड़ा पूरा. मैंने अपनी तरफ से बता दिया आपको जितना लिखना है. आप कितने नंबर का लक्ष्य 36 में रखे, 10 का रख के चल, 12 का. आपका अपना एक लेवल तो होगा कि नहीं, कि बिना लेवल के ही चल रहा है. तो जो लेवल है उसके हिसाब से उतना फट फिट कर लेना. कितने बजे तुमको जाना है, 5 बजे निकलना चाहते हो कि 5:30 बजे, उस हिसाब से लिखना. ठीक है. ऐसी चीज पूछ रहे हैं. वो MBA करके गया हमारा लड़का, वो उससे 12वें से लेकर सब पूछ ले रहे हैं जो बैठाता है सामने. बिल्कुल अंदर का निकाल ले रहे हैं, जहां जहां भी हो जाता है. ऐसा नहीं है कि आप स्क्रॉन्जिंग करके बच नहीं सकते कहीं नौकरी के लिए, और फिर ऐसा अपमानित करके भेजते हैं. आप जाओगे, आपकी एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उनकी भी एक एक्सपेक्टेशन है. लो, तुम इधर उधर क्यों गिरा देते हो. ये कौन सा. चलो, मूविंग ऑफ हैंड. तो आप समझ रहे हैं ना, इसका कोई हल नहीं है. आप ये इट विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट टू मी, अस, जो भी चीज है. और ये क्या है, आगे क्या लिख देंगे, लेटर ऑन मैसेज. लेटर ऑन, ये मैसेज किसको दे देता है, इज फ्रॉम स्पाइन या नर्वस सिस्टम, इज सेंड टू ब्रेन. फ्रॉम नर्वस सिस्टम is send to brain. क्यों छोड़ा जाता है, फॉर रेगुलराइजेशन. मैं थोड़ा सा वैसा भी पढ़ा सकता हूँ इंपीरियल भी, लेकिन मैं तेज बच्चों का ध्यान रख के वैसा कराता हूँ. मेरा हिसाब है कि वो आगे रहे. एक तेज हमें आ गया तो बाकी सब चाहे 80 के नीचे रहेंगे चलेगा. हमारा टॉपर होना चाहिए. Name the part of brain which take parts in reflex movement of head in response to auditory stimuli. हाँ आंसर दो. मिड ब्रेन करता है. एक बार मैं चेक कर लूँ, ठीक है. याद नहीं रहता. Name the part of brain which take part in reflex movement of head in response to auditory stimuli. लिख क्या
कंफर्म करके लिखना सही है। हाँ ठीक है, दैट इज मिड ब्रेन रिस्पॉन्स। सेकंड का आंसर लिख लो। अगर तुमने कहीं पर कोई बोल रहा है और उसकी तरफ सर घुमा दिया तो ये जो ऐसे किसी ने कहा सर घूम गया, बुलाया तुमको, तो ये भी एक तरीके का रिस्पॉन्स है। जिस रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। अपने आप ही घूम जाता है सर नाम बुलाने पर। तीसरा देखिए, which responds to sound and does reflex action, ये अपने आप ही करता है। State the main function of cerebrospinal fluid, श्रेया। ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को और एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। बिल्कुल सही। That कुछ नहीं is, कर देता। brain क्या करता है? It floats in cerebrospinal fluid, further covered by 3 meninges। उसके अंदर भी cerebrospinal fluid, और ब्रेन खुद भी किसमें फ्लोट कर रहा है? सेरिब्रोस्पाइनल। ठीक है, मेनिंजेस है तो 3 लेयर है, उससे भी अगर टकराएगा तब इसका लाएगा, तो फ्लूइड में रहेगा तो तुरंत थोड़ी ना टकरा जाएगा। तो इस तरीके से शॉक एब्जॉर्बर करता है। सो ब्रेन फ्लोट्स इन सेरिब्रो स्पाइनल। वास्तव में जब मैं ब्रेन कह रहा हूं तो ये सेरिब्रम की बात कर रहा हूं। सेरिब्रम ऐसा कर रहा है। स्पाइनल फ्लूइड एंड फर्दर कवर्ड विथ, किससे कवर्ड है? विथ ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। 3 मेनिंजेस को क्या कहेंगे? विथ ट्रिप्लो कहते हैं, आपके स्कूल में ट्राइप्लो कहेंगे। अब तो इंग्लिश मीडियम पढ़ो, मुझे इतना पता नहीं। ब्लास्टिक लेयर, जिसको कि क्या कहेंगे बोलो? 3 meninges, which is also filled with, जिसके अंदर क्या भरा रहेगा? यही cerebrospinal fluid, which is filled with, which is also filled with, किससे भरा रहेगा? सेम फ्लूइड, सेम फ्लूइड। अगर हम रात को पूरी नींद न लें तो इस जो मेनिंजेस हैं इसकी ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, और फिर इस बीमारी को मेनिंजाइटिस कहते हैं। सर दर्द हो रहा है, और सर दर्द हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। अगर नींद नहीं पूरी हुई फिर वो डॉक्टर बोलेगा खीरा खाते रहो जाओ 6 महीने तक, तब थोड़ा थोड़ा रिकवर होता है। और नींद पूरी लो, अब 12 घंटे क्यों? खीरा खाओ, जब भी उठो खीरा खाओ, तब थोड़ा होगा। ब्रेन के मामले में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती ना, ठीक है? सेम फ्लूइड, सो इट एंड फर्दर एनकेस्ड इन बोनी स्कल या क्रेनियम। और फर्दर किस पर रखा है? एंड फर्दर एनकेस्ड, कल निष्का ने खोल के दिखाया था कि नहीं? इन बोनी स्कल, जिसको क्या कहते हैं? क्रेनियम, ठीक है? As brain is delicate part of our body and controls all section, so cerebrospinal fluid क्या करता है? Acts as shock absorber and protects brain, ठीक है, from any jerk। असल में यही लाइन इसकी है। तो ब्रेन क्या है? This fluid, ठीक है, protects most sophisticated part of body। कौन सी part? That is brain, from any jerk। And brain keep floating in it। ये तो लिख ही दिया हमने, उसमें फ्लोट करता ही नहीं लिखा क्या? लिख ही दिया। अगला देखो, 4, give the exact location of आयुषी adrenal gland। किडनी के ऊपर। So there are pair of adrenal glands
which are located at top of each kidney. सही है? So there are pair of adrenal gland, each one located as crown at top of each kidney. ठीक है, each kidney ऊपर रहेगा. सर तो का प्रोडक्ट्स मोस्ट Sophisticated and delicate. Sophisticated spelling COPH है. Low. Sorry ऐसे देते. सही है? Sophisticated. अब देखो, at top of each kidney, ठीक है? It releases adrenaline and self is called emergency gland. It releases adrenaline, जो एक ट्रैंक्विलाइजर है, हमको सूदिंग इफेक्ट देगा. सूदिंग इफेक्ट कैसे देगा? नहीं तो अभी तुम यहाँ बैठे होते, अरे पेपर होने वाला, अरे मर ही जाओ. कौन आपको कूल डाउन करता है? कूल डाउन, विच मेक्स यू कूलर. कौन तुम्हें कूलर रखा? इट इज दिस. ये ट्रैंक्विलाइजर है. लोग एडिशनली ट्रैंक्विलाइजर लेते हैं जिसका बीपी भी बढ़ा रहता है. ठीक है, तो बाहर से न लेके यही हमारा काम करता है. तो हमारी बॉडी का टेम्परामेंट ये ठीक करता है, और जो हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, उसमें से ये पैरासिम्पैथेटिक के लिए काम करता है. तो रिलीजियस कौन सा? एड्रेनलिन की. एड्रेनलिन. अभी वो आ रहा क्वेश्चन. दैट इज मतलब जो एक सिंपैथी होती है किसी के साथ, तो पैरासिम्पैथेटिक. एड्रेनलिन की स्पेलिंग एड्रीनलिन. वो ई. एड्लो आर ई नहीं, सारी स्पेलिंग. एड्रीनलाइन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? बोलो. एड्रीनलाइन हार्मोन. एंड सेल्फ इज, और सेल्फ क्या है बताइए? सेल्फ इज इमरजेंसी ग्लैंड. Which makes us fight or flight in emergency situation. जो कि हमको makes us fight. कमजोर है तो फाइट कर लो, मजबूत है तो फ्लाइट कर लो. Flight in emergency situation. And gives us better chance of survival. जिसमें हमारी जान बचती है वही करते हैं. अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5. नेम द ग्लैंड विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. टेस्टिस ग्लैंड. टेस्टिस ग्लैंड्स, ठीक है, वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? प्रेजेंट इन मेल जेंडर. मेल, ह्यूमन मेल भी लिख सकते हो. प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. These are located outside body. Outside body at lower abdomen. And self-encased in muscular pouch called scrotum. ठीक है. It gives, ये क्या देता है बताओ? Secondary sexual character and releases sperm. और जब दोनों ही काम कर रहा है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, तो ये कैसी? हेट्रोक्राइन ना? क्या? हेट्रो की हिट्रो? हेट्रो नहीं होता. हिट्रो.
It gives us secondary. It gives a secondary sexual character to male and also responsible for release of sperm. Release of sperm as it acts as endocrine as well as, पहला क्या लिखा exocrine और दूसरा ये exocrine और दूसरा endocrine है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। So as it acts as endocrine as well as exocrine gland, पूरे का अगर नहीं लिखोगे नंबर नहीं काटते, लेकिन मैं बहाने से समझा रहा हूँ, चैप्टर है तो पूरा हो ही जाना चाहिए, इसलिए जो तुम्हारे में उतना ही तुम्हें लिखना है, ऐसा थोड़ी है कि लिखते ही चले जाओ। ठीक है, exocrine gland, so it is also called heterocrine gland. अब अगला सवाल देखो, बोलो। लोअर एब्डोमेन, ये पेट है, नेवल के नीचे लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन ही पूरा एब्डोमेन को मैंने टी हैं? लिखा है पीछे टी। एब्डोमेन, सही, एब्डोमेन होता है। अगला देखिए, 6th क्वेश्चन, व्हाट इज ऑटोनोमिक? 6 तो अलग ऊपर। sorry, label the part A, B, C, D and show the direction of flow of electrical signal. सारी चीजें बताना है। A क्या है बताओ? A सेंसरी न्यूरॉन है, सही कहती हो। अगर इसने अल्फा बीटा को अल्फा बीटा लिखा, तुमने भी अल्फा बीटा लिखा, ऐसा मत करो, एक ही गलती मत करो, अलग अलग करो। So that is name the branches in which it ऊपरी वाला। B क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। C बताओ। इसमें CS तो नहीं होता है ना? ठीक है। C मोटर न्यूरॉन। अगला D क्या है? एफेक्टर मसल। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7। 7 होगा ना? बोला डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो दिखा देना, फिर ये डायग्राम बनाना पड़ना। A to B और B to C, C to D, है ना? ऐसे कर देना, A to ये ऐसे ना दिखाना, ऐसे लिखना, सेंसरी न्यूरॉन टू रिले न्यूरॉन, ऐसे अपने मन से लिख देना और इसे ए लिख देना। और फिर उसके बाद क्या लिखोगे? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को क्या लिखोगे? और फिर उसके बाद अफेक्टर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां तक आया, फिर वो मैकेनिकल में बदल गया, क्योंकि हार्मोन्स उसमें जाएंगे ना, कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन, तो वो इसे फिर सिकोड़ देंगे, और ऐसी वजह से प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। वास्तव में ऐसे ही जा रहा है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन जा रहा है, प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। सही है, चीज यही एग्जैक्ट है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिर्फ यहीं तक जाता है,
फिर इसके बाद वो मैकेनिकल में बदल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? व्हाट इज ऑटोनॉमिक? अभी पूछ रही थी ना ये कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, ये तो पूछ रही थी। इतना अच्छा जानकारी है इसमें। चलिए, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? कुछ देख के भी दिखाते हैं शाम से। चलो, ठीक है, द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम which controls our body movement. ठीक है, नॉन कॉन्शियसली कैसे करता हूं? नॉन कॉन्शियसली is called autonomous nervous system. जैसे कभी ऐसा हो कि इसका बोले अरे हम तो क्या है कि दिल धड़काना ही भूल गए, सांस ही लेना भूल गए। कैसे तुम भूल गई? मर गई। ऐसा नहीं होता, वो डायफ्राम करा रहा है काम, ऊपर नीचे हो रहा है। भूल नहीं सकते तुम, क्योंकि ब्रेन हमारे ऊपर नहीं छोड़ सकता ना, हम भुलक्कड़ लोग हैं। इस तरीके से सम मूवमेंट्स, जैसे क्या क्या है, ब्रीदिंग, रात को हम फिर हम सो ही ना पाए ब्रीदिंग ही के चक्कर में, तो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, किसका? इंटेस्टाइन एंड इसोफेगस, है ना, of intestine and blood pressure, esophagus, maintenance of blood pressure, ये सारी चीजें हैं। salivation, हाँ, ये सारी चीजें हैं, ये सब करता है। ठीक है, तो अब जरा देखो, these are, ये किसके द्वारा किए जाते हैं? These are executed by visceral organ. ये हमारे अंदर ऐसे ऑर्गन्स हैं जो खुद ऐसे करते हैं। These are executed by visceral organ. यही ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम, विसरल ऑर्गन्स, जैसे हमारा ईसोफेगस हो गया, हार्ट हो गया, क्या इनको हमें खुद धड़काना पड़ता है? कितना धड़कते रहते हैं। तो जो ऑर्गन अपने आप काम करें सेल्फ कॉन्शियसली हमारे बेटर सूटेड सर्वाइवल के लिए, उन सारे ऑर्गन्स को क्या कहेंगे? ये इंटरनल ऑर्गन्स है, और ये हमारा ट्रंक है, बक्सा जानती हो, और इस पे ये अपेंडेजेस लगे हुए हैं, जो ये लगे हैं। ठीक है, ये थोरैक्स है, ये क्या कहलाएगा? थोरैक्स। इसीलिए ये थोरैक्स है, ये थोरासिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी। जब तुमसे कहा जाए थोरासिक कैविटी में क्या है, तो कह देना लंग्स, और नीचे एब्डोमिनल कैविटी में तो कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम, बीच में डायफ्राम। सही। अच्छा, तुम्हें इन्होंने पूछा कि जो हमारे पास सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दो हैं, कौन कौन से हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छा बताया आपने आयुषी। दैट इज हार्मोनल सिस्टम, और दूसरा क्या है? हार्मोनल सिस्टम, और दूसरा नर्वस सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम में भी दो हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा क्या है? एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन, और जो पूछी वही चली गई, सवाल पूछ के निकल गई। एंडोक्राइन सिस्टम, और दूसरा क्या है? एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन के तीन बताओ कोई।
एग्जाम्पल। एक्सोक्राइन एक तो टेस्टिस हो गया, हाँ, उसके फिर पैनक्रियास और एक फिर ओवरी है, ओवरी। सही है। बाकी इसमें तो बहुत सारे हैं। अच्छा, नर्वस सिस्टम कौन से हैं? सीएनएस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी सब ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। इसमें सिंपैथेटिक है, दूसरा कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक है। आउटसाइड वाले में तो सेंसरी न्यूरॉन से ही सब आते हैं। अब सीएनएस में ब्रेन आएगा, स्पाइन आएगी। कौन कौन आएगा? ब्रेन और दूसरा कौन सा है? स्पाइन। चारों तरफ जो नसें फैली हैं, नर्व्स फैली हैं, वो सब पीएनएस में आएगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसके कौन से दो भाग बताओ? अभी अभी वो तो अच्छा हाँ, वो सिंपैथेटिक। तुम्हें सुनने में भी कष्ट है, लिखने में तो कष्ट है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। और दूसरा कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। सात भाई में सबसे छोटा भाई था, वो कमाता वमाता नहीं था। जय संतोषी माँ पिक्चर की बात कर रहा हूँ। माँ क्या करती थी, सब बड़ा प्यार दिखाती थी उसको, और जो 6 भाई खा लेते थे तो उनकी बची हुई रोटी का वो सब्जी सब मिला के उसको दे देती थी। तो क्या कि इंफीरियर खाना मिलता था उसको, तो उसका दिमाग अंकुर राज की तरह चलता नहीं था, क्योंकि खाना सबसे इंफीरियर मिलता था उसको। फिर जब उसकी पत्नी आई और 16 सोमवार का व्रत रखा तो पैसे ही पैसे। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई इसको खाना ठीक नहीं दिया जा रहा। नहीं तो क्यों नहीं बता पा रहा बताओ? जो बड़ी भाई बहनों का जितना बचा हुआ खाना है वो इसको दे देने चुपचाप। नहीं मेरे तो थोड़ा थोड़ा लड्डू सबने बचाया, बना के दे दिया, खाओ। सिंगल। अब चेक करके खाना। आगे की बात समझो। हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बताओ। अब तो बता दो। अभी भी नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं, मत बोलो, क्या कर सकते। देखो यहाँ तक बात समझ आ गई। एक बार आया हुआ सवाल, फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैं देख के बताता हूँ। चलो, बॉडी को इमरजेंसी के लिए हाँ, दैट इज एनर्जी कंजर्व करता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं। किसके बताओ? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और दूसरा कौन सा होता है? वॉलेंट्री। यहाँ पे चीजें बिगड़ गई हैं। सीएनएस के नीचे पहले 2 लिखो, एएनएस और वीएनएस, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। इसके 2 कौन कौन से पार्ट हैं बोलो? और फिर इसके कौन से हैं? सीओडी। ए को क्या कहोगे? ऑटोनॉमस, जो ऊपर अभी पढ़ा है, नर्वस सिस्टम। अभी क्या है बोलो? वॉलंटरी, जिसको थिंकिंग के साथ, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के साथ करते हो, है कि नहीं? तो ये वाला है कौन सा है? बी बोलो। वॉलंटरी, जैसे आपको डांस करना, तो ये सब थिंकिंग के साथ। अब स्टेप क्या है? अब स्टेप क्या है? इसके लिए लिम्स को मूवमेंट करना। अपने आप डांस नहीं होता है कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं डांस हो, वो दैट इज वॉलंटरी। एक स्टेप गलत हो गया तो इनाम नहीं मिलेगा फिर वहां शिव तांडव में। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ए के 2 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट बताओ? सो ए हैज 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट हैं? सिंपैथेटिक और दूसरा कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक। अब जरा देखो, दैट इज पीएनएस क्या काम करता है? इट इज
कौन सा? ऑटोनॉमस और वॉलेंटरी वाला। ऑटोनॉमस वॉलेंटरी पीएनएस का पार्ट होता है। फिर से देखते हैं फ्लो चार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, एक बार फिर से देखिए। कुछ खास बात बताएं। देखिए CNS, PNS और गलत है। बुक में ऐसा दिया है कुछ फ्लो चार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, फ्लो चार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। जब से दिया है इसका कोई टेढ़ा ही नहीं होता। पेरिफेरल और CNS, और फिर उसके बाद आगे लगेगा जो अभी बता रहे हैं। दूसरी बुक में दिया है सिंथेटिक ऑटोनॉमस का ये पार्ट है। अब देखो आज तो हो गया, ये देखो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के कौन से दो पार्ट है? सिंथेटिक ऑटोनॉमस और वो उसके पीएनएस के पार्ट है। हाँ ऑटोनॉमस और वॉलेंटरी पीएनएस के पार्ट। हाँ, ये तुमने सही कहा, ये तो गलत लिखी है। ये तो बात सही कह रहे हो। और यहाँ क्या लिखो? सीनेस, क्योंकि वही तो मूव कराएंगे ना, सीनेस थोड़ी करेगा। ये सही कह, ये तो गलती से थी। अच्छा, सिंपैथेटिक क्या करेगा और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? फंक्शन यहाँ देखो, सर वो ए में आपकी सीओडी क्या है? मतलब ए ये है, बी ये और सी ये है, डी ये। सही। चल, फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमको क्या करता है? फाइट और फ्लाइट। सिंपैथेटिक क्या करेगा? फाइट और फ्लाइट। फाइट और सर एड्रेनल ग्लैंड्स का मतलब सिंपैथेटिक में आता है। कुछ ना कुछ उससे है। एक्चुअली वो तो है तो एंडोक्राइन, हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम, तो इसका मतलब है हार्मोनल सिस्टम किसी न किसी से रिलेटेड है। अब तुम्हारी बुक में एक चित्र बना हुआ है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन। ये इंटीग्रेटेडली काम करते हैं और साथ में इसके पीछे फीडबैक सिस्टम भी लगा हुआ है। वास्तव में बाद में ब्रेन को फीडबैक देते हैं कि काम हो गया है। तो अब ये सेपरेटली नहीं सोचना चाहिए कि एड्रीनल तो उसमें कहाँ है, हम यहाँ बता रहे हैं फाइट और फ्लाइट। जरूर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होगा उसमें सिग्नल, जैसे तुम्हारे इस चित्र में बना है। कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन रिलीज होता है कि नहीं होता है? नहीं तो इफेक्टर में से मूव नहीं करेगी। चलो, और दूसरा ये क्या काम करेगा? पैरासिम्पैथेटिक, जो मैं ट्रैंक्विलाइजर की बात कर रहा था लगभग वही काम करता है। तो ये कंजर्विंग, दैट इज कामनेस ऑफ माइंड, क्या करेगा? एंड कंजर्व एनर्जी। ये हमारे जैसे मोनिका थकी थकी लगती है, जैसे सोई ना हो रात को, ये रात भर पढ़ती रहती होगी जब से आई है। बता कि कुछ है नहीं, दूसरा तो फर्स्ट आ गई। अगला देखो, ठीक है। तो इस फिर इसकी जो मेनिंजाइटिस हो जाएगी अगर ये ठीक से सोएगी नहीं। ठीक है, आगे देखो 8वां सवाल। What are tropic movement? Name the type of tropic movement observed in plant. Tropic movement क्या चीज होती है? बहुत अच्छा, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक ठीक बोलो सुनील। Movement of plant are in response to stimuli. ये तो बताएंगे नहीं, किससे पूछा जाएगी? सही है, तुम बोलो। Tropic movements are directional growth. These are the directional movement in response, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। वो तो नेस्टिक का बता दिया, असली चीज डायरेक्शनल में बोला ही नहीं। तो इट इज, ये कैसा मूवमेंट है? अभी इसकी तैयारी कच्ची है, इसका चौथा प्री बोर्ड होना चाहिए। डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली।
इसी बात समझ आ गई ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। आगे सवाल पढ़ो। नेम द टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स। ज्योत्सना। कीमोट्रॉपिज्म होता है। सो नेम द ट्रॉपिक। और बोलो। हाइड्रोट्रोपिज्म, थार्मोट्रोपिज्म। लो, ये तो बहुत अच्छा तुमने बता दिया। ट्रॉपिक मूवमेंट तो इन प्लांट्स तो हमने लिखा ही नहीं, है ना? ये भी तो जरूरी वर्ड है, इन प्लांट्स। सो ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स 5 हैं अंकुर राज, बताओ। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म, ऑटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। सही है। और कीमोट्रोपिज्म। और बोलो। और फोटो। चल, हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है? एग्जांपल दो। सर बोलो। the movement of plant part in response to stimuli called water. That is movement of root towards water. पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। नेगेटिव का कोई एग्जांपल नहीं आया है, नेगेटिव नहीं होती कोई चीज। सही है। अच्छा, अब ये देखो जियोट्रोपिज्म। से जो शूट होगी वो हाइड्रोट्रोपिज्म में मतलब नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म में नहीं शो करेगी, वो सड़ जाएगी लेकिन निगेटिव नहीं करेगी। शूट का कोई मतलब नहीं है। नहीं, मतलब वो पानी की तरफ से ना ग्रो करते हैं, वो ऊपर ग्रो करते हैं और रूट उसकी तरफ ग्रो करते हैं पानी की तरफ। Shoots shows negative hydrotropism. Example of negative hydrotropism. The growth of, बोल तो रहा है, जो तुम कह रही हो वही बोल रहा है। एक तो और साइड देखी जाए क्या? फिर से देखें। शूट्स है, निगेटिव में बोलना। That is movement of shoot away from water. तो ये किसका एग्जांपल हो गया? अच्छा, पॉजिटिव और निगेटिव जियोट्रोपिज्म बताओ। Movement of root towards gravity. Movement of roots towards gravity. और बताओ मूवमेंट ऑफ शूट्स क्या होगा? अपोजिट टू ग्रेविटी। क्या होगा? अपोजिट टू ग्रेविटी। अगला बताओ, ये तो इसका हो गया, तीसरे का बताओ। कीमोट्रोपिज्म। Yes, that is germination of pollen tube when pollen falls on a stigma. Of pollen tube when pollen falls on a stigma. अच्छा, फोटोट्रोपिज्म आयुषी बताओ कोई। सर इसमें नेगेटिव वाला भी तो होगा क्या? केमिकल्स जो होते हैं तो उसकी तरफ ग्रो नहीं कर देता। ऐसा हो सकता है। निगेटिव का कोई एग्जांपल दिया? एनी एग्जांपल ऑफ निगेटिव कीमोट्रोपिज्म? प्लांट रूट्स ग्रोइंग अवे फ्रॉम, सही कह रही हो, लिख लो। प्लांट रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम हार्मफुल टॉक्सिक्स। ऐसा होता है ना, रूट अगर कहीं कुछ खराब है वहां नहीं ग्रो करेगी, अच्छी जगह करेगी। प्लांट रूट ग्रो अवे फ्रॉम हार्मफुल टॉक्सिक्स। टॉक्सिक्स। अगला देखो, फोटोट्रोपिज्म। बोलो।
shoots towards light and roots away from light. Moving shoots towards light and shoots towards light and roots away from light. एक और कौन सा बच गया? थिग्मोट्रोपिज्म का इसका एग्जांपल बताओ। बहुत अच्छा, जानकार व्यक्ति हैं, कितना ही जानती हैं। वही बताना चाहिए, तुम तो नेस्टिक मूवमेंट बता रही हो अपने नाम की तरह एन वर्ड। तुमसे पूछा फोटोट्रॉफी, तुमने फोटो नेस्टी बता, नहीं हमने थिग्मोनेस्टी बता दिया। दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म, दैट इज taking support of Cuscuta hammer vein along some rope, ठीक है, taking support, किसका सपोर्ट लेना? ऑफ Cuscuta। अभी एक और चीज पूछेंगे निष्ठा तुमसे, दैट इज hammer vein and rise higher, rise higher। ट्रॉफिक मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट है या नहीं है? ये तो उन्होंने इंश्योर कर दिया कि है। अब एक और आंसर, नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट है या नहीं? बहुत अच्छा, तो नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये चीज पिछली बार बताया गया, फिर कंफर्म कर देते हैं। जैसे ये जो ड्रूपिंग एंड ये वाला दो तरीके के हैं, थिग्मोनेस्टी होता है और दूसरा कौन सा होता है? फोटोनेस्टी। तो जहां पर ये ड्रूपिंग वाला है और ब्लूमिंग है, ये ग्रोथ मूवमेंट है। और जबकि अभी उन्होंने बताया ना, मिमोसा प्यूडिका टच मी नॉट, वो वाला प्लांट, छुई मुई का पौधा, तो वो क्या होता है, वो वाटर की वजह से उसमें होता है कि वाटर उसके किसमें चला जाता है, दैट इज पानी से निकल जाता है। पल्वीनी में किसमें चला जाता है? पल्वीनस होता है ना, उसके जो पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेस पे, तो पल्वीनस में पानी भर जाता है एक तरफ, फिर वो अंदर सिकुड़ जाता है, अंदर का पानी बाहर चला जाता है। ऐसा मैंने बताया था कि पल्वीनस में, ठीक है। तो क्या चीज लिखी, बताओ बताओ, देखो ये सब पल्वीनस है कि नहीं? ये देखो, तो अंदर का पानी बाहर, ये चीज इधर चली जाएगी शिफ्ट होके, बाहर का पानी अंदर चला जाएगा, तो ये अंदर हो जाएगा, सही है। तो क्या लिखने बताइए कि ट्रॉफिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ मूवमेंट्स, इनके लिए अलग अलग डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल, और ट्रॉफिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ मूवमेंट। अच्छा, तुम्हें दूसरी चीज क्या बताई गई, बताओ, ये वाला मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट है कि नहीं? नेस्टिक मूवमेंट, नहीं तो मैंने कराया था एक बार, फिर याद दिला दो। ये देखो, ये तो चूहा से काटता है। ओके, तो ट्रॉपिज्म, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये देखते हैं। These are opening and closing of flowers, ये कैसे हैं? ग्रोथ मूवमेंट्स हैं। और जबकि जो पल्वीनस वाला दिखाया जा रहा है, क्या ये ग्रोथ है? दिन में 10 बार छुओगे तो प्लांट बढ़ जाएगा क्या? ये तो इलेक्ट्रिक इंपल्स की वजह से होता है। तो ये कैसा मूवमेंट है बताओ? नॉन ग्रोथ मूवमेंट। तो ये है, ये कौन सा? थिग्मोनेस्टी है। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है, वाटर शिफ्ट है। ये ग्रोथ है, जो पेटल्स बाहर जाएंगे तो अंदर से ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, तो बाहर चला जाएगा, और बाहर का ऑक्सीजन होगा तो अंदर, इस तरीके से फूल बढ़ते हैं, सही है। दैट इज फोटोनेस्टी इज ए ग्रोथ मूवमेंट। और जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, दीज आर एसेंशियली ग्रोथ मूवमेंट। अभी निष्ठा से कंफर्म करा दिया, उन्होंने बोला था कि नहीं, नेस्टी वर्ड बोला था। चलो
तो ट्रॉफिक मोमेंट्स आर एसेंशियली ग्रोथ मूवमेंट्स। ये क्या है? अच्छा, नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट तो तुमने मोनिका बताया ही नहीं। डिफाइन करिए। Nesting movements are these movements which can be growth, direction, growth movement and cannot. देखो, अगर क्या ये जैसे धूप इधर से आ रही है तो फूल उधर ही का पंखड़ी खुलेगा, अब इधर की खुलेगी नहीं। ये कह रही जैसे धूप उधर से आई तो उधर की खुल गई, इधर की बंद। तो क्या चीज होगी बताओ? तुमने जहां छुआ क्या वहीं का पल्प भी नहीं सिकुड़ेगा? वहीं के पास पूरा ही सिकुड़ जाता है, पूरा पिटियोल सिकुड़ जाता है। तो बोलिए नेस्टिक मूवमेंट क्या है? डिफाइन करो। Nesting movements are directional movement, plants response to stimuli but they are non-directional. Those response to stimuli which are non-directional in nature, ऐसा लिखो। So those plant response, आप मुंह में उंगली डाल सकते हो निष्ठा, अभी जब बताओ तो निकाल के बताया करो, ऐसे नहीं कि मुंह में उंगली डाल बता रहे, फिर वो स्पष्ट नहीं आ पाता। Those plant response to stimuli, तुम कभी भी देख लेना, सबसे तेज लड़की अनुष्का की, जब बताएंगे तुरंत नाखून खाना छोड़ देगी और पूरा कुथर डाल लेंगे उसने अपने नाखून, वो आने का इंतजार करती है। Those plant response to stimuli which are non-directional in nature, कौन कौन से दो हैं? बोलो। Which are non-directional in nature, बता नहीं रही हो जो सुना, कौन कौन से होते हैं? Thigmonestic and photonestic. थिग्मोनेस्टी का एग्जांपल बताओ। Mimosa. बहुत अच्छा। मिमोसा प्यूडिका, दैट इज टच मी नॉट, या छुई मुई, छूते ही जो मर जाए, छुई तो मुई, छूते ही मर जाए कहते नहीं, छुई मुई। चलो, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, या मुई खाल की श्वास सोल लो बसम। कभी गरीब को सता नहीं तो इसकी मरी हुई खाल किसे जो फुकनी बनेगी उससे लोहा भी गल जाएगा। समझो कितनी बड़ी बात कबीरदास जी कह गए। अगला देखो, दूसरा जो तुमने बताया ही नहीं, एग्जाम्पल बताइए। फोटो नेस्टी, दैट इज, ऐसे डेंडेलियन भी कह सकती हो कि ब्लूमिंग, रात को कुछ खिलते हैं, मून फ्लावर, दैट इज मून फ्लावर। और दूसरा क्या है? डेंडेलियन। अब हम लोग इसके आगे का खेल कल खेलेंगे, कल करेंगे। परसों कल तुम्हारा 4 से 6 टेस्ट होगा। आज तुम्हें कैसे क्या काम करना है? आज ये टुमारो कौन सा टेस्ट है बोलो? सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, शिद्दत से देना। आज मैं दर्द की शिद्दत में कमी पाता हूँ, आज ये किसने मेरे हक में दुआ मांगी? अब देखो, वाह के नाम पे क्वेश्चन नंबर 8 तक तुम्हें करना होगा। 1 to 8 ये करना है, और उसमें पीछे वाले में कितना करना है? 12 से 15। ठीक है, ये दोनों